Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land law, and next question is provision related to appeal, revision, reference, and review under the Rajasthan Tenancy Act 1955. तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है, अगर कोई डिस्प्यूट वहाँ पे हो जाता है टेनेंसी से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में अपील की जा सकती है, रिवीजन किया जा सकता है, सूट तो फाइल किया ही जा सकता है। इसके अगेंस्ट अपील, रिवीजन, रेफरेंस और रिव्यू भी वहाँ पे किए जा सकते हैं। तो इसका प्रोविज़न क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 223 टू 245 राजस्थान टेनेंसी एक्ट जो है अपील, रिवीजन, रेफरेंस और रिव्यू का प्रोविज़न यहाँ पे किए रखा है। सबसे पहले अपील देखते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, जिसमें कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है या तहसीलदार है, अगर किसी तरीके का कोई डिसीजन जो है किसी मैटर में देता है, तो उसकी अपील जो है फर्दर रेवेन्यू कोर्ट्स में की जा सकती है। तो कैसे कैसे अपील का प्रोविज़न है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेक्शन 224 टू 228 प्रोविज़न हैव बीन मेड फॉर द अपील। तो सेक्शन 224 से लेकर 228 तक जो है अपील के प्रोविज़न कर रखे हैं। तो अपील तीन तरीके की हो सकती है। अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री, तो जो एक ओरिजिनल सबसे पहला जो सूट फाइल हुआ था उसके अगेंस्ट जो डिक्री आई है उसकी भी अपील की जा सकती है। और जो अपील जो की गई, अपील अगेंस्ट द डिक्री पास इन द अपील, जब आपने अपील की और अपील में भी जो डिक्री आपके अगेंस्ट पास की गई है उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर भी हो सकती है। आप फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और कर सकते हैं किसी भी डिक्री के अगेंस्ट, और ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। ऑर्डर एक डिस्प्यूट के दौरान जो कोर्ट में चल रहा है या किसी भी ट्रिब्यूनल में चल रहा है, वहाँ पे उस डिस्प्यूट की हेयरिंग के दौरान कोई भी ऑर्डर जो है कोर्ट दे सकती है, उस ऑर्डर की भी अपील की जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री। तो सबसे पहले जब एक डिक्री, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कोर्ट में जाके या जिस ट्रिब्यूनल में जाके केस फाइल करते हैं, वहाँ पे आपके अगेंस्ट डिसीजन जब होता है तो वो आपकी अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री होती है। तो अंडर सेक्शन 223 के अंडर अगर राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंडर कोई डिक्री दी गई है, ओरिजिनल डिक्री दी गई है, तो उसके अगेंस्ट अपील आप कहाँ करेंगे? इफ़ सच डिक्री हैज़ बीन पास्ड बाय द तहसीलदार देन अपील मे बी मेड टू द कलेक्टर। अगर तहसीलदार ने वो ओरिजिनल डिक्री दी है, डिसीजन दिया है, तो उसके अगेंस्ट अपील कलेक्टर को करेंगे। इफ़ द सच डिक्री हैज़ बीन पास बाय द असिस्टेंट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको BDO बोला जाता है, कलेक्टर ने दी है, या फिर तो उसकी अपील आप सीधा रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को कर सकते हैं। तो अगर वो डिक्री जो है वो तहसीलदार ने दी है तो कलेक्टर को अपील करेंगे ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट। अगर ओरिजिनल डिक्री जो है असिस्टेंट कलेक्टर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कलेक्टर ने दी है तो उसकी अपील आप रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को करेंगे। सच अपील इज़ द फर्स्ट अपील, अपील कैन ओनली बी मेड बाय द एग्रीड पार्टी। तो ये जो है पहली अपील मानी जाएगी, और ये अपील जो है सिर्फ एग्रीड पार्टी, पीड़ित पक्ष जिसके अगेंस्ट डिक्री दी गई है वही करेगा। शिवाली राम वर्सेस कामपुरी के केसेस में ये बोला गया। अंडर सेक्शन 228 द टाइम लिमिट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर द अपील अकॉर्डिंग टू दिस। तो सेक्शन 228 के टाइम लिमिट यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। अगर आपने अपील कलेक्टर को करनी है तहसीलदार के डिसीजन के अगेंस्ट तो 30 दिनों के अंदर करेंगे, और अगर आपने अपील रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट करनी है, तो अगर आपने अपील जो है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को करनी है तो आप 60 दिनों के अंदर यहाँ पे करेंगे। द टाइम limitation will be counted from the date when the decree is known. Section 5 of the Limitation Act 1963 is applicable in such cases. तो आप CPC आपने पढ़ ली है, जहाँ पे लिमिटेशन 1963 भी आपने पढ़ा, तो सेक्शन 5 जो वहाँ पे है उसके सारे प्रोविजन यहाँ पे लागू हो जाएंगे। चोगा वर्सेस रोटी के केसेस में रोडी के केसेस में ये बोला गया। अपील अगेंस्ट द डिक्री पास इन अपील, तो जब ये तो होगी फर्स्ट अपील जो कि आपने सेक्शन 224 में पढ़ी, तो सेक्शन 224 में जो अपील की गई थी उसका डिसीजन भी आपके अगेंस्ट आया तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। तो सेकंड अपील, तो अपील अगेंस्ट द डिक्री पास्ड इन द अपील, तो जब आपने अपील की है उसमें भी जो डिक्री पास की गई वो भी आपके अगेंस्ट आई, तो आप उसकी भी अपील करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट अपील अगेंस्ट द डिक्री पास बाय द अपील बाय द कलेक्टर कैन बी मेड टू द अपीलेट रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर वो जो अपील जो डिक्री पास की गई है अगेंस्ट द अपील वो कलेक्टर ने दी है तो आप अपीलेट रेवेन्यू अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील। अगर वो अपील जो है उसमें डिक्री जो है अपीलेट रेवेन्यू अथॉरिटी ने की है तो आप रेवेन्यू बोर्ड को जो है ये अपील यहाँ पे कर सकते हैं। सच अपील कैन बी मेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, ये अपील किन बेसिस पे हो सकती है? व्हेन द डिसीजन इज अगेंस्ट द लॉ, अगर वो डिसीजन जो दिया गया था सेकंड अपील में जो डिसीजन दिया वो अगेंस्ट द लॉ था, अगेंस्ट द कस्टम था जो कि इनफोर्स थे। व्हेन एनी इंपॉर्टेंट इशू इन्वॉल्व इन लॉ और एनी कस्टम हैविंग इन फोर्स ऑफ लॉ हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड, कोई इंपॉर्टेंट कस्टम था वहाँ पे, कोई इंपॉर्टेंट इशू था उस केस में, उसको वहाँ पे
डिसाइड नहीं किया गया, कोई कस्टम था जो कि इन फोर्स था उसको डिसाइड नहीं किया गया। When any procedural defect is left leading to the defect or error in the decision to be on the basis of merit or demerit of the cases, तो केस के मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पे कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट वहाँ पे था, कोई डिफेक्ट था, कोई एरर था और उसको भी वहाँ पे नहीं देखा गया। व्हेन द डिसीजन अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द रिकॉर्डेड एविडेंस के अगेंस्ट कोई डिसीजन वहाँ पे किया गया है तो उस कंडीशन में आप जो है सेकंड अपील वहाँ पे कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट नो इंटरफेरेंस इज मेड बाय द रेवेन्यू बोर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे रेवेन्यू बोर्ड कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। शिवलाल वर्सेस उमराव के केसेस में ये बोला गया। इसके अलावा आपके पास देखिए टाइम लिमिट भी यहाँ पे सेट की गई है। द टाइम लिमिट फॉर द सेकंड अपील इज़ फिक्स फॉर 90 डेज। तो अगर आप अपील रेवेन्यू अथॉरिटी को या फिर रेवेन्यू बोर्ड को अपील करना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम टाइम जो है 90 डेज़ की होगी, ये यहाँ पे बता रखा है, नॉट आफ्टरवर्ड। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, तो आप डिक्री के अगेंस्ट तो अपील कर सकते हैं। आप जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं किसी डिस्प्यूट के दौरान जो कि कोर्ट में पेंडिंग है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, उसके ऑर्डर जो दिए जाते हैं, आपको पता है ऑर्डर जो होते हैं वो अंटिल द फाइनल डिसीजन होते हैं तब तक वैलिड होते हैं। कुछ ऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस अपीलेबल ऑर्डर एज फॉलो। तो अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसकी अपील की जा सकती है। फाइनल ऑर्डर पास्ड ऑन द पिटिशन ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में जो फाइनल ऑर्डर जो बता रखे हैं जो कि पास कर दिए गए हैं उनके अगेंस्ट आप अपील की जा सकती है। ऑर्डर पास अंडर द सेक्शन 212 ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो सेक्शन 212 के अंदर जो ऑर्डर किए गए हैं उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। ऑर्डर डिटेल्ड इन सेक्शन 104 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सीपीसी के सेक्शन 104 के अंदर जो ऑर्डर डिटेल में बता रखे हैं उनके अगेंस्ट भी अपील यहाँ पे की जा सकती है। अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर में बी मेड ऑन द टू द फॉलोइंग। तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कहाँ पे की जा सकती है। अगर ऑर्डर तहसीलदार ने दिया था तो कलेक्टर को अपील करेंगे, और अगर ऑर्डर जो है असिस्टेंट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्टर ने दिया है तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को करेंगे। और अगर कोई ऑर्डर जो है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी ने किया है तो उसकी अपील जो है रेवेन्यू बोर्ड में कर सकते हैं। सेक्शन नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड इन अपील। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर के अगेंस्ट अपील एक बार ही हो सकती है, दो बार नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द सेकंड अपील। तो डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट एक डिक्री आई तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं अपर वाली कोर्ट में। अपर वाली कोर्ट में भी डिक्री आपके अगेंस्ट पारित हुई है तो आप उसके ऊपर में भी अपील कर सकते हैं। इट मीन्स कि डिक्री में आप ऊपर जितना हमारे पास जो सिस्टम है उसमें अपील कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ एक बार ही अपील होती है, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिव्यू क्या होता है। अंडर सेक्शन 229 ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द रिव्यू अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द रेवेन्यू बोर्ड एट इट्स ऑन विल और ऑन द एप्लीकेशन of any party to the suit can review any decree or order passed by it or by the member of it and can be resigned, alter or rectify such a decree or order। तो यहाँ पे रिव्यू का जो पॉइंट है वो सेक्शन 229 के अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट में बता रखा है। रिव्यू बेसिकली क्या होता है, जब जिसने भी ये डिसीजन दिया है, जिस भी ट्रिब्यूनल ने या जिस भी रेवेन्यू बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन दिया है वो जो है अपने डिसीजन को एक बार से रिव्यू कर सकती है अगर उसको लगता है कि उस डिसीजन को देते टाइम उनमें जो है कोई ना कोई जो है वहाँ पे मिस्टेक, कोई एरर वहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंडर जो है रिव्यू किया जा सकता है। द रिव्यू रेवेन्यू बोर्ड एट इट्स ऑन विल। रेवेन्यू बोर्ड जो है वो जो है किसी भी कोई भी डिसीजन या तो उसने खुद दिया है या उसके किसी मेंबर ने दिया है, उस अपने ही डिसीजन को वो रिव्यू कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई भी जो है कर सकते हैं, डिक्री को भी कर सकते हैं, ऑर्डर को भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू रेवेन्यू बोर्ड ईच रेवेन्यू कोर्ट कैन रिव्यू डिक्री और ऑर्डर पास बाय। इसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड तो कर ही सकता है अपने दिए हुए डिसीजन का रिव्यू। इसके अलावा जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स आपने पढ़े जिसमें आपके पास तहसीलदार है, बीडीओ है, कलेक्टर है, ये भी डिफरेंट रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। ये कोर्ट्स भी जो हैं अपने दिए हुए ऑर्डर या डिक्री को रिव्यू एक बार कर सकते हैं। रिव्यू क्या है ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया। रिव्यू मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक और एरर रिलेटेड टू द फैक्ट और प्रोसीजर लेफ्ट वाइल पासिंग द ऑर्डर डिक्री और टेकिंग डिसीजन बाय द कोर्ट और रिकंसिडरेशन ऑफ द ऑर्डर्स। तो रिव्यू क्या होता है, एक रेक्टिफिकेशन होती है। आप ये मानते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुआ है किसी भी डिक्री या ऑर्डर को जब उस कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था,
मेन ऑब्जेक्ट क्या है रिव्यू का, कि एरर और जो मिस्टेक जो हुई है उसको रेक्टिफाई किया जा सके इनिशियल स्टेज पे, ताकि मल्टीप्लिसिटी द सूट ना हो सके। सो पहले ही उस एरर को सुधार के जो है ऊपर वाली अपील जो वो लोग कर सकते हैं उसको रोका जाए, ताकि यहीं पे सुधार उनका जो है हो जाए। तो रिव्यू कैन बी मेड बाय द बोर्ड एट इट्स ऑन इनिशिएटिव ऑन द एप्लीकेशन ऑफिस द पार्टी। तो रिव्यू जो है या तो बोर्ड, कोई भी रेवेन्यू बोर्ड खुद भी कर सकता है अपने इनिशिएटिव पे, या पार्टीज की एप्लीकेशन पे भी रिव्यू कर सकता है। एनी अदर पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू। इसके अलावा और कोई पर्सन जो है अप्लाई नहीं कर सकता रिव्यू के लिए। नेक्स्ट आपके पास रिवीजन। तो रिवीजन क्या होता है? अंडर सेक्शन 230 टू 231 और राजस्थान ट्रेंस एक्ट 1955 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द रिवीजन। तो रिवीजन कैसे होता है? पावर ऑफ रिवीजन ऑफ द बोर्ड। Under section 230, the provision has been made indicating the power of revision of the board. According to this, the board can recall from the subordinate revenue court or case decided by such court for which no appeal can be made to the board or civil court under the section 239 and if it appear the court। तो देखिए रिवीजन कब किया जाता है? जब रेवेन्यू बोर्ड जो है उसकी सबऑर्डिनेट कोई भी रेवेन्यू कोर्ट है उसके द्वारा डिसाइड किया कोई भी डिसीजन जिसकी अपील आगे नहीं हो सकती है किसी भी बोर्ड में या किसी भी सिविल कोर्ट में सेक्शन 239 के अंडर, तो फिर उस डिसीजन को वो अपने पास मंगा सकता है। और कोर्ट को ये लगता है कि उस रेवेन्यू कोर्ट ने जो है अपनी जुरिडिक्शन का यूज़ नहीं किया गया जो उसमें वेस्ट हैं, उन जुरिडिक्शन का यूज़ किया जो उसमें वेस्ट हैज़ नॉट यूज जुरिडिक्शन, जो उसने अपनी क्षेत्राधिकार का यूज़ नहीं किया जो उसमें है, या उस जुरिडिक्शन का यूज़ किया जो उसमें वेस्ट नहीं करता है। हैज़ ऑब्जर्व्ड इलीगल मेथड टू यूज़ इट्स जुरिडिक्शन, या फिर अपनी क्षेत्राधिकार का जो गलत तरीके से यूज़ यहाँ पे किया है, तो बोर्ड में पास सच ऑर्डर विथ इट मे फिट। तो बोर्ड यहाँ पे कोई भी डिसीजन यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिवीजन जो है यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स जो है बोर्ड जो यहाँ पे कर सकता है। बोर्ड यहाँ पे जैसे रेवेन्यू बोर्ड जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, इसके मामले उसके पास सीधी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो रेवेन्यू बोर्ड को लगता है कि उसकी जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उन्होंने कोई डिसीजन दिया है और उस डिसीजन में आगे अपील नहीं हो सकती है, और बोर्ड को ये भी लगता है कि जब किसी भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट ने वो डिसीजन दिया उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन का यूज़ वहाँ पे नहीं किया है, या जो है जो उसमें जुरिडिक्शन नहीं थी, उनके पास जो क्षेत्राधिकार नहीं था उसका यूज़ उन्होंने किया, या कोई इलीगल मेथड वहाँ पे के मेथड से जो है जुरिडिक्शन का यूज़ किया गया है, तो उस कंडीशन में बोर्ड यहाँ पे कोई भी डिसीजन दे सकता है। द रिविजनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो सिमिलरली अंडर सेक्शन 231 द रिविजनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट हैव बीन mentioned. According to this, the High Court may call such record of the case which has been decided by its sub revenue court and whose appeal may be made under the section 239 to the civil court and cannot be made to the High Court, and if it appear the High Court that is civil or revenue court। हाई कोर्ट के पास सेक्शन 235 231 के में जो है सेम पावर है जो कि बोर्ड के पास है। तो अगर कोई भी हाई कोर्ट को ये लगता है किसी भी डिसीजन का वो रिकॉर्ड मंगा सकता है जो डिसीजन जो है उसकी सब रेवेन्यू कोर्ट ने किया है जिसमें बोर्ड भी आ जाता है, तो उस रिकॉर्ड को मंगा के अगर उसको ये लगता है कि उस रेवेन्यू कोर्ट ने या सिविल कोर्ट ने जो अपनी जुरिडिक्शन का यूज़ नहीं किया है या अपनी जुरिडिक्शन का ज़्यादा यूज़ किया है या इलीगल मेथड वहाँ पे यूज़ किया है, तो फिर हाई कोर्ट भी वहाँ पे रिवीजन कर सकती है उस डिसीजन का। इसके बाद है रेफरेंस। तो रेफरेंस अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्शन 232 के अंडर रेफरेंस की बात की गई है। तो रेफरेंस क्या होता है? तो कलेक्टर में कॉल द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस or decree or order passed by the subordinate court for the purpose of the satisfying himself about the validity or the propriety of such decree or the order passed by such court and may examine it। तो कलेक्टर के पास ये पावर दी गई है कि उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी ऐसा डिसीजन दिया है और वो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस को वो अपने पास मंगवा सकता है, उसको रेफ़र करा सकता है और उसकी वैलिडिटी और उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकता है और उसके बाद उसको एग्जामिन करके कोई भी ऑर्डर वहाँ पे दे सकता है। जो भी ऑर्डर यहाँ पे जो कलेक्टर देगा वो छोटी कोर्ट को मानना पड़ेगा, उससे किसी ऑर्डर वो वहाँ पे दे देंगे। दिस पावर इज़ वेस्टेड ओनली इन द कलेक्टर एंड नॉट इन एनी अदर पर्सन। तो ये पावर जो है रेफरेंस की कि वो किसी भी केस को रेफर करा सकता है, ये सिर्फ कलेक्टर के पास है। सच रेफरेंस में बी मेड ओनली व्हेन द कलेक्टर इज सेटिस्फाई अदरवाइज नॉट। ये रेफरेंस तभी किया जा सकता है जब कलेक्टर से सेटिस्फाई हो जाए, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। तो ये है आपके पास अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के प्रोविज़न। थैंक यू सो मच।